नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, तकनीकी प्रॉब्लम आ जाने की वजह से पता न क्यों डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट हो गया है। आजकल तकनीक का मामला है, पता न क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन बात उसी से शुरू करते हैं कि क्या हमारी सरकारें हमारे लिए कुछ करती हैं? मुझे लगता है कि नहीं करती। मैं बात कर रहा था चाइनीज मांझा का। मित्रों, आजकल समाचारों पर देखते होंगे चाइनीज मांझा से इतने आदमी कट गए, इतने आदमी मर गए, इतने आदमी का गला कट गया, इतने आदमी को ज्यादा नुकसान हो गया वगैरह वगैरह। जो लोग चाइनीज मांझा का इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज मांझा से अपना पतंग उड़ाते हैं, उनमें से किसी भी आदमी के पास बीजिंग जाने का वीजा पासपोर्ट नहीं है। वो अपने सामने वाले दुकान पर जाते हैं और वहीं से खरीद करके चाइनीज मांझा लाते हैं। तब सवाल है कि चाइनीज मांझा उनके घर के पास आया कहां से? कोई ना कोई बीजिंग गया, किसी न किसी का चीन में संपर्क है, चीन से व्यवसाय है और चीन से वो सामान लेके आके हमारे घर के पास बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, सुविधाजनक हमको दे रहा है, हम ले रहे हैं। और हमारा क्या? हमको देशभक्ति से क्या मतलब? हमने डीपी चेंज कर ही दिया है, विश्व विजय तिरंगा प्यारा भारत प्यारा वाला हमने नारा लगाई दिया है और फेसबुक और रोज देशभक्ति का स्लोगन लगाते ही हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से मदर्स डे पर हम माता जी के भक्ति में लीन रहते हैं और साल भर माता जी वृद्धाश्रम में पड़ी रहती हैं। उनको कोई फोन करने वाला नहीं होता, कोई पूछता नहीं है। वृद्धाश्रम वाला एनजीओ अगर चाहे तो उनका भोजन देता है, उनको चाहे तो नहीं देता है, वो मर रही है। और मदर्स डे पर हम जितनी लंबी लंबी लेखें लिखते हैं, जितनी लंबी लंबी पोस्ट लिखते हैं, जितना लंबा लंबा भाषण देते हैं, उतना कहीं नहीं देते हैं। वही हाल चाइनीज मांझा के साथ भी है। कई बार होता है, पिछले बार मैं भी एक चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के रैली में भाग लिया था। समाचार चैनल वाले बैठ लिए, मैं जो 2-4 चैनलों को बोलता हूं उस पर मैंने बोला भी। एक समाचार चैनल पर एक उद्योग का रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनका चंद्री चौक में दुकान था, उसके वो कुछ पदाधिकारी थे मार्केट एसोसिएशन के। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप लोगों को तो अपना कोई बात नहीं, राजनीति चमकानी है। अब जो विरोध हो रहा है वो तो भारत के उद्योगपतियों का विरोध हो रहा है ना, जो गरीब आदमी लोन लेके कर्जा लेकर के सामान खरीदा है। चीन तो अपना पैसा लेकर के चला गया। हमने बोला बिल्कुल ठीक, लेकिन ये बताइए कि रामायण में लिखा है कि जान के विष संग्रह करहीं कहीं उमापति काहे न मरहीं। भाई अब जानबूझ के विष पिएंगे तो मरेंगे, तो अब कहेंगे कि भाई अब मरने वाले का क्या करिए, विष खरीदने में तो पैसा लगा था इसलिए उसको पिला दीजिए। आपको पता था कि चीन हमारा आर्थिक नुकसान कर रहा है, हमारा दुश्मन है, उसको पैसा देने का मतलब आतंकवाद को पैसा देना है। वो हमारा ही पैसा से पाकिस्तान को मदद करता है और पाकिस्तान सीधे आतंकवाद को मदद करता है और आतंकवाद हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। ये घूम करके हमारे नुकसान में है। आप गए काहे लेने के लिए? तो अगले बार से करेंगे। मैं बोला 3 साल से तो ये मैं सुन रहा हूँ, तीसरी बार मैं विरोध करने के लिए आप बैठा हूँ चैनल पर, और तीसरी साल से आप जैसे लोग यही बात करते हैं। इस विषय पर सरकारें कभी नहीं रोकती, वो एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाती। तकनीक मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, लेकिन कम से कम इनडायरेक्टली जो अपना चंदा नहीं देता है उद्योगपति, उसको किसी न किसी मामलों में फंसा करके, रुला करके, तकलीफ करके अपनी बात मनवा लेती है ना। मान लो कई लोकल नेता देता भी, फलाने वाले ने हमको कम चंदा दिया था, हमारे विपक्ष वाले को ज्यादा चंदा दिया था, तो उसको झूठे बलात्कार केस में फंसवा करके उसका दुकान बंद करवा देती है ना। मतलब अपना विरोध दर्ज तो करवा देती है। तो इस राष्ट्रद्रोही काम में कुछ विरोध, गैर कानूनी काम इसे क्यों नहीं करते? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि अगर सरकार चाहे तो कैसे काम होता है। छोटा उदाहरण, मित्रों, मैं दिल्ली के जिस क्षेत्र में रहता हूं वो क्षेत्र अनऑथराइज्ड इलाका कहा जाता है। मतलब सरकार की सारी सुविधाएं यहाँ पे, मुफ्त राशन मिलता है, 200 यूनिट बिजली का बिल माफ है, उसके बाद वाला का 15-16 हजार लगता है। सब कुछ वही है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, नेता वोट मांगने आते हैं, वो सब है। सिर्फ एक ही फर्क है कि अगर आपको घर बनाना है तो आप सबसे पहला बजट पुलिस का निकालेंगे और पुलिस से परमिशन लेंगे। और जगह डीडीए से नक्शा पास कराया जाता है, एमसीडी से परमिशन ले जाती है। हमारे यहाँ वो सब झंझट नहीं है। हमें पुलिस से बात कर लीजिए, पुलिस बोलेगा कि भाई कितना गज में बना रहे हैं, 40 गज में, हाँ तो 500 रुपये गज चल रहा है, उस हिसाब से पैसे दीजिए और घर बनाइए।
और आप बनवा लीजिएगा, पुलिस से पैसा नहीं दीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर मत बनाइए, और पुलिस को दे दीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा महात्मा गांधी इस देश में मोहनदास करमचंद गांधी से बड़ा कहाँ कोर्ट है। मोहनदास करमचंद गांधी देवी देवता भगवान ईश्वर अल्लाह नहीं है, और तो कोर्ट का क्या हैसियत है भाई। गांधी जी को देखा, कोर्ट का परमिशन आ गया। कोर्ट में भी गांधी जी का तो अंधा वो पट्टी बांध के खड़े हैं, वो गांधी जी तो देखते हैं, गांधी जी को देखने के बाद हो जाता है। एक बार क्या हुआ, मैं नाम रख रहा हूं, एक देश राज करके आईपीएस अफसर एसएचओ बन के आया। ऐसा तभी होता है जब कोई ट्रेनिंग आईपीएस होता है, वो 6 महीने के लिए थानों में जाकर के ट्रेनिंग लेता है, थाने का काम सीखने के लिए, थानेदारी सीखने के लिए, नीचे का काम समझने, तभी तो एसपी के रूप में काम करेगा, एसीपी के रूप में काम करेगा, कमिश्नर में काम करेगा। जब उसको निचले स्तर का ज्ञान होगा तो वो थाना में आके ये सब चीज सीखता है। एक देश राज करके आईपीएस अफसर आया, हम लोगों से बात हुई, समाज में ठीक ठाक लोग हैं तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, या कभी कभी मीटिंग वोटिंगों में हम लोग आते जाते रहते हैं। देशराज से एक प्रश्न मैंने किया कि देशराज जी, एक हमारे कॉलोनी में घर बन रहा है और आपके जैसे तपती हुई आदमी का बाद भी वो घर बन रहा है, आप आए नहीं, इस बात का बधाई देता हूं मैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस गरीब आदमी को नहीं लूटा। उन्होंने बोला परमार जी, आपके मोहल्ले में रतन टाटा रहते हैं? मैं बोला नहीं, वो तो यहाँ रहते नहीं। आईएएस पीसीएस मंत्री संतरी? मैं बोला नहीं, हमारे तो एमएलए नहीं रहता। मतलब ये गरीब लोगों का मोहल्ला है, वो लोग किसी तरह से किस्त पर जमीन लेते हैं, कर्जा पर मकान बनाते हैं, उनमें से मैं पैसा ले लूं। किस लिए? पैसा लेने के लिए अगर मैं चाहूं तो बहुत लोग हैं, लेकिन मैं कानून का बंधा हुआ आदमी हूं, घर बनाने देने की इजाजत नहीं है, तो मुझे मालूम है ना घर कैसे नहीं बनना है। वो क्या किया कि 3 बजे भोर में हमारे यहाँ से 2 जगह एंट्री होती है जहां से यूपी से ईंटें आती है, वो तीनों पुल पर जितनी गाड़ियां थी ना सबको सीज करवा दिया, खड़ा करा दिया थाने में। सीमेंट की बड़ी बड़ी ट्रकें आई थी, वो बड़ा बड़ा टेलर 32-32 पहिया वाला आता था, वो सब रुकवा दिया। बोला जब यहाँ पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर बन ही नहीं सकता, तो सीमेंट किसको बेच रहा था? उसने ईंटें जब्त की, उसने सीमेंटें जब्त की, उसने सरिया की कई ट्रकें जब एक रात में उसने सैकड़ों ट्रक कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सामानों का जब्त किया। जब तक रहा कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान ही नहीं दिखा। बोला भाई आप हिमालय में है तो फ्रिज की दुकान क्यों खोले? क्योंकि यहाँ पर तो फ्रिज ही नहीं है। असली चोट तो वहां किया। सरकार ऐसा अगर एक कर दे कि भाई जब माझा ही जहां यहाँ से आता है, वो दुकान जो मान लो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट पर हम नहीं बैन लगा सकते, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, लेकिन जो खरीद के ला रहा है उसको पूछ सकते हैं भाई, जो चाइनीज बाजा गला काट रहा है और यहाँ पर बैन है तो क्यों बेच रहा है? दुकान वाले कोई पकड़ के बंद करो, उस पर लोगों के हत्या का गैर इरादतन हमला वाला केस बनाओ, अपने आप नहीं बेचेगा। ये तो आप करेंगे नहीं। वही हाल है दारू पर। दारू पी करके लोग मर जाते हैं और सरकार रोज नई दारू की ठेका खोलती है और विज्ञापन देते हैं कि दारू मत पीजिएगा, बड़ा नुकसान करता है, और अगले दिन झड़का करती है कि भाई मैंने ठेका हर कॉलोनी में खोलने की बात किया, भाजपा वाले ने फलाना वाले कॉलोनी में ठेका खोलने से मना कर दिया था, और एलजी साहब ने कहा था कि जरा कंसर्न अथॉरिटी से पूछ लो कि जहर बेचने की परमिशन है कि नहीं है, और केजरीवाल कर हमने तो कहा था कि भाई हर गली हर चौराहे हर नुक्कड़ पर दारू बिके, ऐसा मैंने अपने ठेकेदारों को मिलकर के सुविधा दिया था। बेशर्मी से कह रहा और सरकार करेगी भाई दारू पीना बड़ा जरूरी है। अरे जब दारू पीना है तो आप फैक्ट्री को लाइसेंस मत दो, बनेगा नहीं तो पिएगा लोग कैसे? ये सरकार हमारा कभी नहीं करती है। इन्हीं सब विषयों पर विचार करके मैं आज एक प्रश्न निकाला, जैसे आजकल 2-3 दिन से फ्री की रेवड़ी पर बहुत चल रहा है। मैं भी आपके सामने कल फ्री की रेवड़ी पर बात किया था। मित्रों, फ्री की रेवड़ी में कोई सिर्फ आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं, सारे के सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार है। उज्ज्वला की योजना के अंतर्गत फ्री में जो गैस चूल्हा दिया जा रहा है वो फ्री नहीं है, उसका पैसा कहां से आ रहा है? हमारा सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया और उज्ज्वला में फ्री कर दिया, आया तो हमारे पैसे से। हमारा सीएनजी 80 रुपया किलो कर दिया और हमको 20 रुपया का सब्सिडी दे दिया, 80 रुपया बढ़ गया, 12 रुपये 14 रुपया सीएनजी दिल्ली में हुआ करता था, 40 रुपया तक तो भी कल तक था। मतलब ये 3-4 महीने में 40 से सीधे 80 हुआ है। अब कोई उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि 200 यूनिट फ्री का कम कर रहे।
ये जो किसान लोग 1 साल तक दिल्ली को बंद कर दिए थे, वो कौन सा राष्ट्रध्वज का अपमान करने के लिए किए थे? सरकार के घोटाले को एक्सपोज करने के लिए किए थे? नहीं, उन्होंने कहा था कि भाई हमारा एमआरपी लागू कीजिए, सड़ा गला करचला किसी तरह का सामान बेचूं, मेरे को एक फिक्स प्राइस दीजिए, सामान चाहे कितना घटिया हो, और 100% खरीद कीजिए। मतलब किसानों ने इस बात के लिए हड़ताल नहीं किया था कि भाई गुणवत्ता कम हो रहा है, गेहूं की फसल की नस्ल खराब हो रही है, खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, हमारा खेत बांझपन का शिकार हो रहा है, अनाप शनाप केमिकल डालने की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब नवजात बच्चे को भी कैंसर हो रहा है, वो इस वजह से कि वो रासायनिक छिड़काव वाला सामान खाता है। भैंस के दूध तक, जो माँ का दूध का सप्लीमेंट गाय भैंस का दूध माना जाता था, वो भी अब विषैला हो गया है। किसान इसके विरुद्ध में तो हड़ताल पर नहीं बैठा था, क्योंकि वो राष्ट्रभक्ति होती। किसान बैठा था कि भाई मेरा सड़ा हो, गला हो, दिमक लगा हो, खराब हो, मरा हो, किसी भी तरह का हो, आपको 100% खरीद करनी है। और बड़ा बेशर्मी से किसान नेता बनने का दावा करने वाले लोग और किसान हितैषी राजनीतिक दल, उन्होंने देखा भाई किसान देश भर का बिकता है तो सबके सब उस बहती गंगा में हाथ धो लिए। एक आदमी भी उसमें कहा कि भाई आप ही किसान है जिनके रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल से लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, आप जरा इस पर कम करने का प्रयास करिए। किसी ने ये प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि उन लोगों को तो माहौल बनाना था और बिगड़े हुए माहौल के अपने पक्ष में घुमाना था। तो हमारे देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, वही कहाँ हमारा भला किया। तो आप सरकारों की क्यों दोष देते? आप स्वयं भी कहाँ दोष विहीन है, आप स्वयं सबसे बड़े दोषी हैं। रहा मैं भारत का नागरिक, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि फ्री में कौन दे रहा है, वो चाहे हमको जौहरी क्यों नहीं दे रहा, हम उसके साथ हो जाते हैं। क्योंकि 200 यूनिट फ्री दे, मुहर मार भाई, वोट कर इसको, क्योंकि ये 200 यूनिट फ्री कर रहा है। अब ये नहीं देखेंगे कि ये 200 यूनिट आ कहाँ से रहा है। तो ये सरकारें जो है हमारे लिए करती हैं क्या? आपको 200 यूनिट के चक्कर में, आपको राष्ट्रवाद के चक्कर में, घर घर तिरंगा के चक्कर में, अब कोई आदमी घर घर तिरंगा पर आपका इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, और कोई आदमी तिरंगे में मिनमेक निकाल करके आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, और दोनों लोग मिल करके अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, वे ऑफ कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा उनको लोन दे रहे हैं। आपकी 200-400 रुपये की किस्त डूब जाएगी, दुनिया में कहीं आपको लोन नहीं मिलेगा, और वो कर्जा लेते इसलिए कि उनको लौटाना नहीं है। और उसके बाद सरकार उसका बे ऑफ कर देती है, कोई बात नहीं, आपने 10,000 करोड़ था, हाँ कोई बात देने की जरूरत नहीं, ये खाता क्लियर करो, फ्रेश कर्जा शुरू करो इनको। क्योंकि बाकी वो राकेश परमार के ऊपर हम 100 रुपया पेट्रोल करके ले लेंगे, और ये बेवकूफ लोग आपस में लड़ रहे हैं। तिरंगा तो हमने सबके हाथ में पकड़ा ही दिया है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब लोग तिरंगा देख करके खाओ पियो नाश्ता करो, वही तिरंगा राष्ट्र ध्वज है, और उसको लेकर आप जब हाथ में राष्ट्र ध्वज है तो आपको भूख क्यों लग रहा है भाई? आप राष्ट्रद्रोही आदमी हो। आप भूख की बात करते हो, 100 रुपए पेट्रोल की बात करते हो, 80 रुपए सीएनजी की बात करते हो, गैस 1000 रुपए से ऊपर हो गई बात करते हो, मतलब आप एकदम राष्ट्रद्रोही आदमी है। कहने के लिए सबसे बड़ा मामला है। इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी सरकारें हमारे लिए काम करती हैं क्या, और अगर हमारी सरकारें हमारे लिए काम नहीं करते तो इसकी जिम्मेवारी कौन, सरकार या हम? मेरा मत तो ये जाता है कि हम दोषी हैं, सरकार नहीं, क्योंकि हम ही तो सरकार चुनते हैं, और जैसा हम होंगे वैसा हमारा सरकार होगा। तो आइंदा से इस बात का ध्यान रखें कि कोई आदमी आपको प्रलोभन देने आता है तो आप एक बार उससे पूछिए कि इसकी भरपाई कहाँ से होगी। ये जो किसानों का कर्जा माफ हुआ, क्या वो हेराल्ड हाउस बेच करके पैसा दिया जाएगा, या वो जो 7 स्टार ऑफिस बना है उसको बेच करके दिया जाएगा? पैसा आएगा कहाँ से? अगर हमारा ही सीएनजी का दाम 8 रुपये से 80 रुपया कर दिया गया है तो हमको 200 यूनिट फ्री नहीं चाहिए, हमको 18 रुपये किलो वाला सीएनजी चाहिए, और 200 यूनिट का पेड पैसा चाहिए, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। जिस दिन ये आप सोच लेंगे सरकारों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे और आप में से तो सरकार बनती है। इस पर विचार जरूर करिएगा, और नहीं तो अभी आगे और तकलीफ आने वाला है। अदालत कब तक देखेगी, क्योंकि अदालत कोई निर्णय देगी, सरकार उसके ऊपर अपना स्थगनादेश लगा देगी, आदमी प्रिलिमिनरी दे देगी उस शासन, क्योंकि सरकार को लगेगा कि यहाँ पर वोट बैंक खराब हो रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट देगी। जैसा साहबानों केस में हुआ है, जैसा आरक्षण वाला केस में हुआ है, दोनों केस तो आपको पता है, मैं एक एक बात बता देता हूँ। साहबानों केस में साहबानों को 80 वर्ष की उम्र में उसके पति को सब्जी खराब होने पर तलाक दे दिया था। उम्र देखिए 80 वर्ष की उम्र की बढ़िया थी,
उस उम्र में वैसे भी पति पत्नी में झगड़ा रोज होता है। हमारे हिंदू में तो झगड़ा ही होता है, क्योंकि 80 वर्ष वाले तो दोनों लोग बातें नहीं करते। हमारे गांव में जो बूढ़े बूढ़े आगे होते थे उनका मुंह नहीं देखना चाहते, उनको मुंह नहीं देखना चाहता, लेकिन तड़प रहता है बाबा को चाय दिया कि नहीं रे, चाय दे के आ, लेकिन झगड़ा करते रहते हैं लोग। उस पर वो सुप्रीम कोर्ट तक हर्जाना मांगने गई। इतना सरिया ला से मजबूर था उसका अपना बच्चा कि उसने भी अपने माँ का साथ नहीं दिया। बोला नहीं, सरिया में लिखा है कि तलाक है तो तलाक है, मम्मी हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, घर से बाहर निकलो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मानवता नहीं है, क्योंकि इस तरह आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को सामने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, गुजारा भत्ता साहबानों को मिलना चाहिए। राजीव गांधी की सरकार थी, उनके सिपा सलारों ने समझाया कि अगर आप इस पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान बिदक जाएगा, और मुसलमान बिदक जाएगा तो कांग्रेस फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि मुसलमान और दलित वर्ग का ही वोट पर कांग्रेस जीतती आई है। आप इसको बचा कर रखिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने बहुमत के दम पर पलट दिया, क्योंकि 415 सीट जीत गए थे। राजीव गांधी उतना सीट तो जीत के जितना है उतना तो अभी नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते भी नहीं। मतलब नरेंद्र मोदी पूरे 415 पर चुनाव नहीं लड़ते जितना राजीव गांधी जीत गए थे। लेकिन उन्होंने जनभावना का अनादर किया और अपने जीत पर घमंड किया। स्थिति ये आई कि आज राजीव गांधी की पार्टी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरा कर रही है कि उनको विपक्ष का तगमा दिया जाए या विपक्ष का सीट हासिल किया है। वो तो नरेंद्र मोदी अनुकंपा पर उनको विपक्ष दे दिए हैं कि चलो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, विपक्ष के रूप में तुम रहो। विपक्ष भर की सीट नहीं लाई है। मोदी जी को इस विषय पर सोचना चाहिए। वही नरेंद्र मोदी के जमाने में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फाइंडिंग दिया। सर्वोच्च न्यायालय का फाइंडिंग होता है, मतलब वो लिखित में नहीं होता, कहने में होता। मैं सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं करूंगा, नहीं तो मैं सीधी भाषा में कहूँ कि वो एक बेमतलब बकवास होता है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं होता। जैसे नूपुर शर्मा में एक जज साहब ने कहा था कि तुमको देश से माफी मांगनी चाहिए। वो अदालत का हिस्सा नहीं था, वो जजमेंट का हिस्सा नहीं था, वो एडवाइजरी का हिस्सा नहीं था, कुछ में हिस्सा नहीं है। नहीं है वो जो बात करते हैं कुछ कर देते हैं। उसी को बाहर पूरे देश भर में हंगामा मच गया कि सुप्रीम कोर्ट तक ने भी माफी मांगने की बात कही। उस पूरे पर हंगामा हो गया। जज साहब को लगता है उसको ऑर्डर में लिख देते तो माफी मांगना मजबूर हो जाती नूपुर शर्मा। उसी तरह का एक बकवास किया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि भाई आरक्षण पे एक बार विचार तो हो जाए। मोदी को लगा कि यार आज विचार की बात करें, कर को ऑर्डर मत करते, क्योंकि आरक्षण तो है गलत, सर्वोच्च न्यायालय का नजर में है तो गलत है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खामोश, वोट बैंक प्रभावित होगा, तुम्हारी क्या औकात, मेरे पास बहुमत है, तुम सुप्रीम कोर्ट तो हो गए। हाँ अखिलेश गौतम जी को नमस्कार, तुम सुप्रीम कोर्ट अपने हमारे सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास बहुमत है। उन्होंने बहुमत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। अब उन्होंने पहले से भी ज्यादा कड़ा कर दिया। मतलब आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने 16 समाज के लिए जितना कहा है वो एक बात सुन लीजिए, वानगी ग्रुप में आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को वापस पढ़ा। पहले होता था, जो पहले वाला कानून था कि दलित वर्ग के लोगों को 2 स्वर्ण समाज के लोगों को बताना पड़ता था कि भाई ये जाति सूचक शब्द कहा। अब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कहने की जरूरत नहीं है। उसने मन में ठान लिया कि आप बुरे आदमी हैं तो 6 महीने तक आपका जमानत नहीं होगा। मतलब आपको एक सीधी उपचार दो कि मान लीजिए कि मैं अपनी नई नवेली कार जो अभी पिछले महीना मैंने खरीदा है उसको कवर में ढक करके रखता हूँ, पुरानी वाली कार से ज्यादातर चलता हूँ। मैं भरत चतुर्वेदी का गया था तो पुराना वाली गाड़ी लेके गया था कि आप पश्चिम बिहार तक जाना है, ज्यादा दूर तक चलेगी तो गाड़ी घिस जाएगी। नहीं अब मान लो मेरी पत्नी कहेगी कि नई नवेली गाड़ी, चलो कालका मंदिर दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि इस उम्र में सिनेमा की तो कहेगी नहीं, क्योंकि जैसे उसे पता चलेगा 500 रुपये का टिकट, कहेगी ना यार 500 रुपये 2 साड़ी आ जाएगा, रोज पहनने वाला, रहने दो। कालका मंदिर आके आशीर्वाद लेते हैं, एक दूसरी नई और गाड़ी आ गई। मंदिर जा रहे हैं तब तक हमारे कोई दलित भाई का सामने उधर भाई राकेश कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा दर्शन कर, कोई बात नहीं हमारी बीवी को सिनेमा देखने लेके चलो। मैं यार मंदिर में बड़ा जरूरी है, मंदिर जाएगा। हेलो पुलिस, हाँ एक राकेश सिंह परमार है, इस पर ST लगा दो। अब पुलिस को भाई सुन बात, नहीं भाई कुछ भी बात है, आप 6 महीना पहले जेल में रहिए, 6 महीना बाद आप जमानत के टाइम में बताइएगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि 6 महीना तक तो आपका सुनना नहीं है। अब 6 महीना बाद जमानत के लिए मैं अप्लाई करूंगा। जज तुझे क्या हुआ था? सर मैं मंदिर जा रहा था, इनको सिनेमा जाना था, मेरी गाड़ी में उन्होंने कहा कि ले जा, मैं नहीं लेगा तो लगा दिया। बोले यही हुआ था? बोले हाँ बात तो यही हुई थी। यार क्या बात करते हो, इस पर कोई केस करता है? अच्छा नहीं करता तो छोड़ दो, जाने तो साले काटाओ, 16 है तो इतना तो भुगतेगा ना भारत में रह करके। अब कुछ नहीं करेंगे, अदालत कहेगी कि देखिए प्रमाण। अब मैं शर्मिंदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही के वोट दिए हुए सरकार ने इस निर्णय को दिया है, हमको आदेश दिया है, और सरकार के बने कानून का ही पालन कराना मेरी मजबूरी है। मैं जानता हूं कि आज प्रसाद गलत हुआ,
लेकिन मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता। भुगतिए आपने वोट दिया था तो हमको भुगतना है। तो भी मैं कहता हूं ना कि भाई सरकारें क्या हमारे लिए करती हैं? हर बात पकड़ लीजिएगा। आपकी जय हो, आपकी विभाग की जय हो और आपके आशीर्वाद का भी जय हो। आदरणीय मर्जित मैं कहा, आदरणीय द्विवेदी जी बाद में जुड़े कि चाइनीज माझा से रोज गला कटने की समाचार हम देख रहे हैं और जिन लोगों का गला काटा उसमें से 3-4 लोगों को मैं निजी तौर पर जानता हूं। 2 आदमी को तो मैं खुद अपनी गाड़ी में लेकर के अस्पताल गया और दोनों के पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो बीजिंग गए कैसे? वो शंघाई से ले आए कैसे? उन्होंने बोला मेरे सामने वाले दुकान पर मिल रहा था और भारत वाले से सस्ता मिल रहा था। चाइनीज मैंने लिया, होली मुड़ाया, किसी का गर्दन कट गया तो मैं क्या करूं? अब भारत सरकार चाइनीज माझा वाले दुकानदार को गिरफ्तार करके बंद कर दे कि भाई गैर निरातन हत्या में तेरे को बंद हो रहे, तेरे दुकान से लिया था, तो कल से कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन सरकार ये नहीं करेगी। उसे क्या मतलब? 4-5 आदमी का गला कट रहा है तो क्या मतलब है? चाइना ने हमारे ट्रस्ट को पैसा दिया है, चाइना ने हमारे राजनीतिक दल को पैसा दिया है, तो 2-4-10-20 आदमी का गर्दन अगर काट भी दे 135-40 करोड़ में तो क्या फर्क पड़ता है? हमने तो अपना कोरम पूरा किया कि कृपया आप भारतीयता अपनाइए और चाइनीज सामान का बहिष्कार करिए। हमने तो कह दिया, बाकी सामान ना लेना तो तेरी अपनी मर्जी है। उदाहरण दिया था मैंने उस एसपी का कि कंस्ट्रक्शन में घर घर पैसा वसूलने के बजाय उसने ट्रकों को ही बंद कर दिया कि जब इधर सामान घर बनना ही नहीं है तो नीट किसको दे रहा था? तेरा ट्रक ही बंद करेंगे, घर बनना बंद हो गया जब तक था। तो हमारी सरकारें दारू पर मरने वालों को 5-5 रुपया दे देगी और अगले दिन दारू की 2 फैक्ट्री और खोल देगी। कहेगी शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, मद्यपान खो करके गाड़ी में। हर रोड पर लिखा होगा, हर सड़क पर लिखा होता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। वो हर 10 कदम पर आजकल बड़ा बड़ा एलईडी टीवी पर लगा रहता है, एकदम साफ पड़ा, छन आता है, ब्लिंक करता हुआ। शराब पी करके गाड़ी ना चलाए। उसके बाद तुरंत अंग्रेजी में लगता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब ड्रिंक एंड ड्राइव लिखा हुआ है और उसके मैंने मजे की बात है कि मैं, आप जरा हंस लीजिए, मैं फरीदाबाद जा रहा था शाम को 8-8:30 बजे, रात हो गया था और लिखा हुआ था कि बड़ा टीवी में हिंदी में लिखा रहा था, लाल बत्ती थी थोड़ा सा तो रुक गया था, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और बगल में देखा तो वहां दारू की दुकान पर बड़ी बड़ी स्लोगनें लगी हुई है, बड़ा जगमग लाइट किया हुआ है, दूर से दारू का दिखाते, उसी के बाहर लिखा हुआ है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव और वहीं दारू का उससे बड़ा लिखा हुआ है। मतलब दारू क्या, कीजिए पीजिए और मरिया, उनको चलान करने का मौका दीजिए। तो क्या हमारी सरकारें हमारे लिए कुछ करती हैं? नहीं करती। मुफ्त का सामान अगर आप छोड़ दीजिएगा तो सीएनजी आपकी 80 रुपये से सस्ता हो जाएगी। सरकार की सब्सिडी आप नहीं लीजिएगा तो पेट्रोल 100 रुपये से सस्ता हो जाएगा, क्योंकि यही सब्सिडी जो पिछली वाली सरकार ने दिया था वो पेट्रोलियम बॉन्ड के रूप में हजारों करोड़ रुपया देना पड़ा। इसीलिए 20-25 रुपया होने के बाद भी आपको 100 रुपये पेट्रोल मिलता है, क्योंकि वो पेट्रोलियम बॉन्ड था जो पिछली सरकार ने लोक लुभावन नारों के लिए और आपको बताने के लिए कि मंदी चाहे जितना हो, हमने आपका पेट्रोल का दाम बढ़ने नहीं दिया, बॉन्ड इतना बढ़ाया जो आज मोदी सरकार भुगत रही है। तो कोई भी सरकार भुगत रही है, असल तो आप भुगत रहे, क्योंकि मोदी जी के BMW गाड़ी में तो सरकारी तेल लगता है, उनको तो रेट का पता ही नहीं, क्योंकि उनका तो एसपीजी टैंक फुल करवाती है, उनके घर पाइपलाइन गैस सप्लाई है और प्रधानमंत्री कार्यालय उसका पैसा देते हैं, उनको तो पीएनजी का रेट भी पता नहीं होगा। भिंडी मशरूम वो सब सरकार की तरफ से आता है, दाम कहाँ पता है कि वो तुम्हारे विषय में सोचे। अगर आप ठान लें कि भाई हमें 2 7 मुफ्त नहीं चाहिए और टाटा बिरला अडानी का पैसा माफ भी नहीं चाहिए, तो विश्वास करिए कि वो रामदेव चाहे कुछ भी कहे, 25 रुपये लीटर पेट्रोल आपको मिलने लगेगा। अगर बिरला टाटा डालमिया का पैसा बंद हो जाए, माफी, आपकी सब्सिडी बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, तो हमको वैसे भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर विचार जरूर करिएगा। और अगर आप इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाइएगा तो मरिएगा। अभी ही मर रहे, अब आपको नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूँ। अगर मेरे बात से किसी को बुरा लगे तो बुरा जरूर मानिएगा, क्योंकि मैं बुरा लगने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप बुरा नहीं मानेंगे तब तक इसको दिल पर नहीं लेंगे, और जब तक आप दिल पर नहीं लेंगे तब तक ये मुद्दा नहीं बनेगा। क्योंकि मैं पहले देखा हूँ, आपने जिस मुद्दा को ठाना है उसको ठाना है। लाल सिंह चड्ढे की चड्डी गिली कर दिया आपने ठान लिया था। पठान की सारी एकड़ी निकाल दी आपने, क्योंकि आपने ठान लिया था। अब उन लोगों को भारत में डर नहीं लगता, लेकिन वो शैतान लोग आज भी शैतानी से बाज नहीं आते। रिव्यू वाले बता रहे थे कि पिक्चर में कुछ नहीं है सिवाय 2 चीज के,
कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तानी फौजी को मिलता है, वो उसका हृदय परिवर्तन करके उसका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। मतलब उसमें आमिर खान ये बताना चाहता है कि जो पाकिस्तान का आतंकवादी है, अगर आप उसको अपने यहाँ बिजनेस करने का मौका दे तो उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। और मिलिट्री वाले पागल होते हैं, मतलब पहले सरदारों पर चुटकुला बनता था, वो सारा चुटकुला इसमें दिखा गया है। मंदबुद्धि पागल है जो मिलिट्री का अफसर है। और जब उसने एक आतंकी का रोल किया था, वो तेज तरार, शालीन और बड़ा मासूम सा चेहरा था, जिस पर अजय देवगन की बीवी फिदा हो गई थी। पिक्चर का नाम भी फिदा ही था। तो आप समझ लीजिए कि आमिर खान आज भी अपने शैतानियत से बाज नहीं आता है। हमारे फौजी को पागल बनाता है, पाकिस्तानी आतंकवादियों का हृदय परिवर्तन दिखाता है, और जब वो स्वयं आतंकी का रोल करता है तो मासूम, चॉकलेटी और व्यवहारिक रोल करता है। मतलब अभी भी कराची गैंग असफल नहीं हुई है, सफल हुई है। बेवकूफ आप हैं जो अभी भी पिक्चर देखने जा रहे हैं। तैमूर की माँ ने धिकारा था कि अबे तेरे को कौन बुलाता है, तुम साले कुत्ते लोग लार चिपकाते हुए आते हो तो आओ, कौन करेगा तुमको, आओ गा करके हमारा सिनेमा देखो, लटके झटके देखो, पागल हो साले, तो जाते हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कसम खाया है, क्योंकि तैमूर की माँ की औकात नहीं कि मेरे को कुछ बोल दे, और ना ही तैमूर के बाप की हैसियत है कि हमको कुछ बोल दे। मैं आगे डेढ़ आदमी नहीं जाऊंगा। आपको जाना तो जाइए, उसकी जुतियां खाने के लिए आपको मुबारक हो। आदरणीय भरत चतुर्वेदी ने कहा कि नीति आयोग में आप जैसे व्यक्ति को आदरणीय प्रेम दीदी जी, अगर ये बात नरेंद्र मोदी पढ़ लेंगे तो मेरे को खोजने में उनको टाइम नहीं लगेगा, और अगर वो मेरे को खोज लेंगे तो अभी बहुत तकलीफ में पड़ जाऊंगा। क्योंकि भरत चतुर्वेदी को कई बार कहा, भैया बलिया का रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिटिया के लिए कोई बर ढूंढिए, लेकिन भरत चतुर्वेदी कहते हैं साले लड़की तूने पैदा किया, बर मैं क्यों ढूंढूं। तो वो कुछ मदद करते नहीं है। आप भी कुछ मदद करें। आपने भी एक आध लोगों को बताया था, जब तक बिटिया की शादी नहीं कर लूंगा मैं सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जिस तरह से पाकिस्तान छद्म आतंकवाद के रूप में लड़ाई लड़ता है और देश को नुकसान करता है, कभी जीतता कभी हारता है, उसी तरह से मैं आभासी दुनिया में आकर के भाषण दे करके अपने अंदर की भड़ास निकाल लेता हूँ। सड़क पर उतरने की मेरी साहस नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ, साल 2 साल में जिस दिन बच्चों की शादी हो जाए उस दिन तो हम सड़क पर ही रहेंगे, चाहे जिएंगे या मरेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद बनाए रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।